किसान बहनों और भाइयों, नमस्कार। कृषि दर्शन की प्रातःकालीन सभा में आपका स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले एक नज़र डालते हैं आज के विषयों पर। खबरें खेती की, मौसम की जानकारी, मंडियों के भाव, साथ में आपको एक सफल पशुपालक से आपकी मुलाकात कराएंगे। अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खबरें खेती से। जल कृषि विकास की नई नीति, कृषि विज्ञान केंद्रों में समुचित बीज उपलब्धता बनाई गई और पहाड़ी क्षेत्रों में अंगोरा खरगोश से अधिक उत्पादन। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा शर्मा। अब खबरें विस्तार से। देश में पानी में होने वाली खेती यानी जल जीव पालन आज किसानों के बीच खासी लोकप्रियता हासिल कर रहा है। केंद्र सरकार द्वारा इसे और भी अधिक मजबूती देने के लिए नई जल कृषि विकास नीति तैयार की जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट। जल की कलकल लिए यह उड़ती गिरती लहरें हर किसान से कुछ कहती हैं। अब धरती के अलावा इनसे भी होगी खेती। जी हाँ, सरकार द्वारा जल कृषि को बढ़ावा देने के लिए जल कृषि विकास नीति तैयार की जा रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने स्पष्ट किया है कि खाद्य सुरक्षा को मजबूती देने के लिए जल कृषि नितांत आवश्यक है। देश में जल कृषि की अपार संभावनाएं हैं, अतः इसके विस्तार के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा एक स्पष्ट और कारगर नीति में गुजरे 10 वर्षों में जल कृषि में लगातार 2 गुना बढ़ोतरी हो चुकी है। संभावित सूखे की स्थिति से निपटने के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों को विशेष कार्यभार सौंपा गया है। देश भर में फैले इन केंद्रों पर वर्तमान फसल की बुवाई के लिए उन्नत किस्म का पर्याप्त बीज उपलब्ध कराया गया है। पेश है एक रिपोर्ट। सलामी लेकर गुजरते बिन बरसे यह बादल वर्षा आश्रित क्षेत्रों को चिंता सौंप रहे हैं। किसान बुआई की तैयारी में हैं। इस दिशा में मददगार होते हुए केंद्र सरकार द्वारा देश के 638 कृषि विज्ञान केंद्रों को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन्हें वर्तमान फसल के लिए उन्नत बीजों की किसान की मांग पूरी करने को कहा गया है, जिसके लिए भरपूर बीज उपलब्धता रखे जाने के निर्देश हैं। किसान भाई इसके लिए अपने क्षेत्र के कृषि विज्ञान केंद्र से सीधे संपर्क कर सकते हैं। मांस और ऊन उत्पादन के लिए अंगोरा खरगोश का जवाब नहीं। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में इस प्रजाति से अपेक्षाकृत बेहतर उत्पादन लिया गया है। प्रस्तुत है ये शोध परख रिपोर्ट। शोध और शौक के रूप में पाए जाने वाले खरगोश अब किसान के रोजगार से अधिक जुड़ गए हैं। इस दिशा में अंगोरा खरगोश ने विशेष आशाएं जगाई हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में किए गए शोध बताते हैं कि यहाँ की समशीतोष्ण जलवायु जर्मन से प्राप्त अंगोरा खरगोश के लिए अपेक्षाकृत अधिक मुफीद है। शोध रिपोर्ट के अनुसार इन दशाओं में यह खरगोश अधिक बारीक ऊन देते हैं। एक परीक्षण कतरन में क्रमशः 190.15, 198.86, 161.67, 181.48 और 192.68 ग्राम ऊन प्राप्त की गई। अंगोरा खरगोश से वैज्ञानिक 1200 ग्राम वार्षिक ऊन प्राप्त करने के प्रयास में हैं। बढ़ते तापमान में आपको सजगता दिखानी है और उत्पादन भी बढ़ाना है, तो आइए जाना जाए कृषि मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब में वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। अधो हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा में अगले 3 दिनों के दौरान वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के इलाकों में भारी वर्षा की संभावना जताई जा रही है। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अपने कृषि उत्पादन को बाजार ले जाने से पहले बेहतर हो कि आप दूरदर्शिता दिखाएं और जानें कि देश की चुनिंदा कृषि उपज मंडियों में विभिन्न जिन्सों का क्या भाव है। तो आइए जानते हैं ताजा मंडी भाव। और अब शुरुआत करते हैं देश की विभिन्न मंडियों में जिन्सों के भावों से। मक्का गोपालवरम आंध्र प्रदेश की मंडी में 1250 से 1310 रुपए, जामनेर महाराष्ट्र में 1310 रुपए, कोविलपट्टी तमिलनाडु में 1300 से 1350 रुपए। गेहूं मनरोल गुजरात की मंडी में 1650 से 1675 रुपए, चकुलिया झारखंड में 1650 से 1850 रुपए, शाहबाद उत्तर प्रदेश में 1400 से 1440 रुपए। चावल जम्मू मंडी जम्मू और कश्मीर में 13,000 से 13,200 रुपए, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में 5,900 से 6,100 रुपए, चकुलिया झारखंड में 2,200 से 2,400 रुपए। और अब एक नजर डाल लेते हैं फल सब्जियों के भावों पर। केला कलानवाली हरियाणा की मंडी में 1,000 से 1,800 रुपए, उधमपुर जम्मू और कश्मीर में 2,500 से 2,700 रुपए, कोटकल केरल में 2,400 से 2,600 रुपए, पपीता धूरी पंजाब की मंडी में 1,500 से 2,000 रुपए, टमाटर शाहबाद उत्तर प्रदेश में 850 से 950 रुपए, बैंगन नूहू हरियाणा में 200 से 300 रुपए, बारगढ़ ओडिशा में 1,000 से 1,250 रुपए, जयपुर राजस्थान में 600 से 1,000 रुपए, फूलगोभी सूरत गुजरात की मंडी में 1,500 से 1,900 रुपए, कोटकल केरल में 3,000 से 3,200 रुपए, पट्टी पंजाब में 1,000 से 1,500 रुपए। और अब एक नजर डाल लेते हैं विभिन्न मंडियों में मसालों के भाव पर। अदरक कोटकल केरल की मंडी में 6,200 से 6,300 रुपए, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में 7,000 से 9,000 रुपए, जीरा राजकोट गुजरात की मंडी में 9,200 से 10,000 रुपए, लहसुन राजकोट गुजरात की मंडी में 1,000 से 4,300 रुपए, फिरोजपुर सिटी पंजाब में 3,900 से 4,100 रुपए, कोडोंटी केरल में 4,800 से 5,000 रुपए, हल्दी चिंतापल्ली आंध्र प्रदेश में 6,300 से 6,500 रुपए। और अब एक नजर मंडी समीक्षा पर भी डाल ली जाए। देश की अधिकांश मंडियों में इन दिनों मौसम के फल आम की भारी आवक है। उत्तर भारत की मंडियों में मक्का की स्थानीय मांग कमजोर पड़ जाने से भारी मंदी आ गई है। वहीं दूसरी ओर चीनी के भाव में बढ़ोतरी देखी जा रही है। खाद्य तेलों में सुर्खी का रुख है। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। किसान भाइयों, आपकी मुलाकात एक हम सफल पशुपालक से कराने जा रहे हैं जिन्होंने 300 गाय भैंसें पाल रखी हैं और किस प्रकार से वो दूध का उत्पादन कर रहे हैं। साथ में लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। वो रहने वाले हैं तिगरी गांव, जिला हापुड़, उत्तर प्रदेश के। श्रद्धानंद जी बहुत ही सफलतापूर्वक ये कार्य कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। सन 1950-51 से अब तक देश में खाद्यान्न उत्पादन 4 गुना बढ़ा है। बागवानी फसलों की पैदावार 6 गुना बढ़ी है। मछली उत्पादन 9 गुना, दूध उत्पादन 6 गुना और अंडा उत्पादन 27 गुना बढ़ा है। अगर सिर्फ दूध उत्पादन पर ही नजर डालें तो आज भी करीब 12.5 करोड़ टन के उत्पादन के साथ भारत विश्व में पहले नंबर पर है। दूध उत्पादन को इस स्तर पर लाने के लिए किसानों और कृषि वैज्ञानिकों का आपसी तालमेल काफी काम आया। आज किसान जागरूक हैं और वैज्ञानिक विधि से पशुपालन करके रोजगार का सृजन कर रहे हैं और अपनी आमदनी में भी इजाफा कर रहे हैं। साथ ही देश को पोषण उपलब्ध कराने में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। ऐसे ही एक प्रगतिशील डेयरी किसान हैं गांव तिगरी, जिला हापुड़, यूपी के श्रद्धानंद प्रधान, जिन्होंने जब देखा
कि खेती के लिए जमीन तो बढ़ते बढ़ते कम होती जा रही है, तो वे अधिक आमदनी के लिए डेयरी व्यवसाय से जुड़े। कभी 25 भैंसों से अपना डेयरी कारोबार शुरू करने वाले श्रद्धानंद के पास आज 300 भैंसें और कुछ बढ़िया नस्ल की गाय भी हैं। किसान भाइयों, आज हम आपको एक ऐसे पशुपालक से मिलाएंगे जो कि अच्छे पशु रखता है, गाय रखता है, भैंस रखता है। और हम आज आए हुए हैं ज़िला हापुड़, गांव तिगड़ी, और यहाँ के जो किसान हैं, जो हमारे पशुपालक हैं, ये हैं श्रद्धानंद जी। तो आइए इनसे मुलाकात कराते हैं श्रद्धानंद जी से। और श्रद्धानंद जी कैसे पशु पालते हैं, किस तरह से इनकी देखरेख करते हैं, आइए उन्हीं की ज़ुबान से हम जानना चाहेंगे। श्रद्धानंद जी, आप इस पशुपालक के लाइन में आप कैसे आए और आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपकी रुचि कैसे हुई, इसके विषय में हमारे भाइयों को बताइए। हम जब अपनी खेती की शुरुआत करी तो हमें गोबर की खाद की आवश्यकता पड़ी, जिसमें हम जो फर्टिलाइज़र है उसे ज़्यादा डालते थे। तो हम ये डेयरी के चलते हुए वो हमारा फर्टिलाइज़र कम हो गया और उससे हमारी आमदनी बढ़ी। दूसरे, हम जो खेतों में हरा चारा बोते थे पहले, तो हम बाज़ार ले जाते थे, बाज़ार में उसका पैसा सही तरह नहीं मिल पाता था। तो इसके लिए हम अपनी डेयरी में ही अपना पैसा डेली कैश हो जाता है। तो हम एक फसल को, जैसे चारा हमने 2-3 महीने में लगभग ख़त्म हो जाता है। इसके साथ साथ ही उस जो है दोबारा हम चारे की फसल लेते हैं और उससे हमें और आमदनी होती है। श्रद्धानंद जी, आप ये बताइए, आपके पास कितनी गाय हैं, कितनी भैंस हैं, इसके विषय में थोड़ा किसानों को बताइए। इसमें करीब 30-40 गाय हैं और करीब 160-70 भैंस हैं, जिससे इसके जो है दूध का एक मानक भी ठीक हो जाता है, क्योंकि गाय का दूध अकेले लोग ले नहीं पाते। जो शहर के लोग हैं कुछ, वो तो गाय का दूध पसंद करते हैं, लेकिन गांव के नज़दीक के लोग भैंस का ही दूध पसंद करते हैं। तो इस वजह से हम गाय की रेशो कम रखते हैं, भैंस की रेशो थोड़ी ज़्यादा रखते हैं। अच्छा, आपकी डेयरी में ज़्यादा से ज़्यादा दूध देने वाली गाय या भैंस कितना है? गाय 25 लीटर से ऊपर की इसलिए नहीं रखते कि वो यहाँ गर्मी बर्दाश्त नहीं करती, और 25 लीटर तक दूध जो है गाय वो सही इस टेम्परेचर को मेंटेन कर लेती है। दूसरे, भैंस भी हमारे यहाँ एवरेजन 12 लीटर नहीं, उससे ज़्यादा 18-20 लीटर तक दूध दे देती हैं। श्रद्धानंद जी, आपके पास इतना दूध होता है, जैसे आपने बताया 20-25 किलो गाय, 20-22 किलो भैंस, तो इसमें जो आप क्रॉस ब्रीड हैं वो कौन सी नस्ल के रखते हैं गायों में? ये गायों में हम होस्टन की क्रॉस ब्रीड रखते हैं, जिसे HF कहते हैं, और इसमें भैंसों में मुर्रा नस्ल हैं हमारे पास, जो मुर्रा ही तैयार कराते हैं, उनकी जनरेशन भी मुर्रा की है। अच्छा, आपका दूध सस्ता पड़े, आपको दाना कम डालना पड़े, उसके लिए आप क्या करते हैं? उसके लिए हम हरा चारा ज़्यादा से ज़्यादा उगाते हैं, जिससे हमारे दाने की कुछ उसमें क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि हरा चारा पशु एक तो पेट भर के खाता है, दूसरे उससे दूध ज़्यादा देता है। अच्छा, इसके अलावा आप जो चारा डालते हैं उसमें जो दाना डालते हैं, तो दाने में आप संतुलित आहार में कौन कौन सी चीज़ें डालते हैं? इसमें हम जो हमारे सरसों की खल है, एक बियर वेस्टेज आती है, इसे भी डालते हैं, वो पर्याप्त मात्रा में, ऐसा नहीं है कि उसे बहुत ज़्यादा डाल दें। इसके साथ साथ हम छिलका और चोकर वो भी डालते हैं, चने का छिलका, चूरी वगैरह, ये सब पर्याप्त इस हिसाब से डालते हैं। जैसे हमारा पशु लगभग 12 किलो दूध दे रहा है, तो हम उसके 6 किलो दूध का राशन जो है ना, उसके साथ उसी हिसाब से दे देते हैं। यानी आपको आधा प्रॉफिट होता है? आधा प्रॉफिट होता है। ठीक है। इसके अलावा आप जिस तरह चारा भी डालते हो, दाना भी डालते हो, और उसके बाद आपके जो मवेशी हैं उसके जो गर्मी के दिन हैं इन दिनों में, तो उसका क्या विशेष ध्यान रखते हो? उसका ध्यान रखते हैं जी, उसके लिए तो पंखे वगैरह लगवा देते हैं या फिर पाइप से उसे पानी लगवाते हैं जी, जब टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है। नहीं तो नॉर्मल टेम्परेचर हो तो कोई दिक्कत ही नहीं आती। कितनी दफ़ा नहलाते हैं दिन में? दिन में 3-4 बार नहला देते हैं जी। अच्छा, अब इनके जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, गर्मी है, तो उनको आप दूध किस मात्रा में देते हैं और क्या विशेष ध्यान रखते हैं?
उसको दूध हम कोई भी पशु है हम एक थन दूध पिलाते हैं, वो चाहे 10 लीटर की है या 12 की है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी बच्चे की उसी तरह बन जाती है। तो एक थन उसे पिला देते हैं, उसमें उसकी संतुष्टि हो जाती है और बच्चे की बढ़िया केयर कराते हैं, उसको हरा चारा खिलाते हैं। अच्छा, यानी आप जो है बच्चे को रखते हैं, रख रखाव करते हैं और वो बच्चा आगे जा कर के आपको भैंस बनती है या गाय बनती है तो उसका आपको बेनिफिट मिलता है काफ़ी। ये डेयरी में यही सबसे अच्छी बचत है कि हम बच्चों को पालते हैं। बच्चे ना पालें तो डेयरी में ज़्यादातर मर ही जाते हैं बच्चे, लेकिन इसमें जो बच्चे बचा लेता है वो सबसे धनी होता है। उसके लिए समझो कि हम अपनी नई जनरेशन तैयार कर रहे हैं भैंसों की। अच्छा, नई जनरेशन तैयार कर रहे हैं, उसके लिए आप कृत्रिम गर्भाधान इस्तेमाल करते हैं या गाय भैंस को या झोटे को या आंकल को उसका इस्तेमाल करते हैं? इसमें हमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो डेयरी को चला रहे हैं, यदि डेयरी में भैंस गाभण ना रहे तो उसमें दिक्कत एक आती है कि वो डेयरी खाली हो जाएगी। वो उसको समय पे हम ट्रीटमेंट जो देते हैं कृत्रिम का, उसे सबसे पहले तो हम इसको डॉक्टर जो हमारे पास है उससे गाभण कराते हैं मशीन द्वारा। कृत्रिम गर्भाधान करने के लिए बढ़िया कृत्रिम गर्भाधान करना चाहिए, समय पर करना चाहिए। उसे थोड़ा पशु हीट पे थोड़ा डाउन आ जा 5-6-7 घंटे के बाद। कैसे पता लगेगा हमें ये पशु हीट पे आ गया? अच्छा, आपको कैसे ये ऐसे पता लगेगा जी? पशु हीट में आने पे या तो बहुत पशु बोलना शुरू कर देता है, अर्थात नहीं बोलता है तो डिस्चार्ज करता है, या आदमी के ऊपर भी चढ़ने लग जाता है। हाँ, नहीं, ये गाय में परेशानी ज़्यादा होती है, एक दूसरे पशु पे चढ़ना शुरू कर देती है और किसी पशुपालक जब उसे खोलने जाएगा तो उसके ऊपर भी चढ़ जाएगी। हाँ। अच्छा, तो उसके लिए उसे थोड़ा सा 5-7 घंटे के बाद उसकी आई करानी चाहिए, समय पर बढ़िया आई करानी चाहिए। अच्छा, जैसे मैंने सुना है कि पशु बोलने के बाद कितने समय बाद करवाना चाहिए जिससे कि वो रुक जाए? करीब हीट में आने के 8-7 घंटे के बाद पशु की आई करानी चाहिए। आप वैसे नहीं करते? वैसे भी कराते हैं, लेकिन वैसे कम कराते हैं, क्योंकि हमारी मानने के बाद 10-12 भैंस प्रेग्नेंट होने जा रही हैं, तो एक भैंसे को 10-12 पे नहीं छोड़ सकते, उसे तो 1 या 2 ही गाभण कर सकता है। तो सदानंद जी, आपके जो पशु हैं इनकी जैसे आप पूरी देख रेख करते हैं और हरा चारा खिलाते हैं, ये सब कुछ करने के बाद भी आपके पशु इतने तंदुरुस्त हैं? हाँ, मैंने देखा है और भी डेयरियों में जा कर के। ये हमारे पशु उन लोगों से बहुत अच्छे हैं जो और काम कर रहे हैं, क्योंकि हम समय पे इन्हें जो है ना बढ़िया दाना खिलाते हैं और अच्छी इनकी सेवा करते हैं। अच्छा, अब इसके लिए आप दूध का क्या इस्तेमाल करते हैं, कहाँ ले जाते हैं, क्या सिस्टम है? दूध के लिए तो यहीं पे ही आ जाते हैं, जो हम जिससे भी कांटेक्ट करते हैं, चाहे वो सरकारी संस्था हो या प्राइवेट संस्था हो या कोई वैसे सप्लाई दूध देने वाला हो, वो यहीं से ही ले जाता है। हम डेयरी से ही दूध देते हैं, किसी को देने के लिए नहीं जाते। किस भाव में दूध देते हो गाय का, भैंस का? यहाँ तो अब इस वक्त 40-42 रुपये दूध के रेट हैं जी जो चल रहे हैं आमतौर पे, लेकिन अच्छा दूध होने की वजह से हमें 2 रुपये और महंगा ही मिल जाता है यहाँ पे। नहीं, हम तो ये चाहते हैं ना कि हमारा जो पशुपालक है आपका काम देख करके, आपका व्यवसाय देख करके उत्साहित और वो सोचे कि मैं भी पशु पालूँ। हाँ, ऐसे बहुत लोग हैं जो यहाँ देख करके गए हैं और उन्होंने भैंस पालना शुरू करा है, उन्हें बहुत अच्छा प्रॉफिट आया। कहते हैं कि हम तो भाई खेती में ही काम कर रहे थे, हमें समय पे पैसा ही नहीं मिलता था, तो हम अपना काम अब जो दूध से चला रहे हैं, हमारा रेगुलर हमें रोज़ पैसा मिलता है। हमें तो इससे बढ़िया कुछ लगा ही नहीं कि किसान को रोज़ पैसा मिल जाए। तो ये कहाँ से मिले? तो ये प्रेरणा आपसे ही मिली, तो वो तो हमारा धन्यवाद करते हैं। अच्छा, हमने देखा कि आपका शेड काफ़ी अच्छा है, ऊंचा है, तो इसका काफ़ी फ़ायदा होता है पशुओं के लिए। हाँ, गर्मी में, सर्दी में जितनी ऊंचाई ज़्यादा होगी शेड की, उतना ही पशु को आराम मिलेगा। अच्छा, ये तो एक इसके ऊपर यदि हम जो भी शेड डाल रहे हैं, इसके ऊपर कुछ जैसे हमारी गन्ने की ज्वार की पूली है, गन्ने की पत्ती है, इस तरह डाल के उस पर हम थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर दें तो बहुत बढ़िया हो जाता है। तुम समझो गांव में कूलिंग सिस्टम हो गया। अच्छा, आपके पास पशु भी हैं, ज़मीन भी है,
और आपका ये गोबर का पानी ये कहाँ इस्तेमाल करते हैं? ये हम जो गाय का मूत्र है इसे इकट्ठा कराते हैं अलग। इसको हम हमारे फूलों की खेती होती है, हम इस फूलों की खेती में उसका छिड़काव करते हैं तो हमें कितनी दवाइयों का फ़ायदा होता है। उसमें इंसेक्टिसाइड और हमारे फंजीसाइड बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि गाय के मूत्र में बिल्कुल सोना है। इसे जो कहीं भी आप इसको लगाएंगे, इसमें नीम ऑयल डाल के और नहीं समझो ये तो बिल्कुल बढ़िया हो गया, उसमें हमारे जो है आमदनी का स्रोत और बढ़ गया। यानी आपने गाय का जो पेशाब है उसका इस्तेमाल किया दवाइयों में, और जो गाय का भैंस का गोबर है उसका इस्तेमाल किया खेत में। जागरूक श्रद्धानंद ने गांव में रोजगार का सृजन तो किया ही, साथ ही गोबर गैस संयंत्र या कहें बायोगैस संयंत्र लगाकर गोबर से गैस भी तैयार की और खेतों के लिए बढ़िया जैविक खाद भी बनाई। यानी ऊर्जा और खाद की कमी का समाधान अपने ही स्तर पर किया। श्रद्धानंद जी, आपने इतनी जानकारी दी और हम ये सोचते हैं कि हमारे भाई भी आपका प्रोग्राम देख करके और कुछ समझ करके वो भी ये काम करें, और इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा, और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। किसान भाइयों, चलते चलते आपको कल के कार्यक्रम के बारे में बता दें। खबरें खेती की, मौसम की जानकारी, मंडियों के भाव तो रहेंगे ही, साथ में आपको जानकारी देंगे नर्सरी द्वारा किस प्रकार से लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है, पर्यावरण को भी ठीक किया जा रहा है, और जिनके पास ज़मीनें नहीं है यानी कि हैंगिंग बास्केट द्वारा अपने घर को किस प्रकार से वो पर्यावरण से मुक्त रख रहे हैं, इस विषय पर जानकारी होगी। अब हम आपसे कार्यक्रम समाप्त करने की आज्ञा चाहते हैं। नमस्कार।